हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? उम्मीद कर रहा हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं जेई वाला चैनल पे। एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज अपना चल रहा है जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज। और आज सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? सरफेस केमिस्ट्री। बेटा ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, माना कि थ्योरेटिकल चैप्टर है बट बहुत ही इजी है और ये बहुत स्कोरिंग है। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, माइंड मैप सीरीज में आज मैं कवर करने वाला हूं चैप्टर जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। स्टार्ट करें फिर? यस। और क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, स्कोरिंग है, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो इस चैप्टर को कभी मिस करने की गलती मत करना आप लोग। थ्योरेटिकल है तो बहुत बार जनता ऐसे करती कि उसको छोड़ देती, बोले सर थ्योरी है कैसे याद करेंगे, ये ऐसे नहीं करना भाई। छोटा चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर आज इस सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस, कॉलेट्स और इमल्शन और चैप्टर खत्म। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो बेटा देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ये कहता है, मान लो आपने एक लिक्विड ले रखा है और ये लिक्विड जो है उसकी सरफेस है। आप लोगों को पता है कि जो लिक्विड की सरफेस पे जो पार्टिकल होता है उसको अंदर वाले पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यस। तो इस पे जो नेट फोर्स होता है बेटा, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। लेकिन अगर आप बल्क वाले पार्टिकल की बात करोगे तो इसको चारों तरफ से पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, इस पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। क्योंकि सरफेस के पार्टिकल का नेट फोर्स जीरो नहीं है, दैट्स वाई ये जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो काफी हाई होती है। तो ये करते क्या है, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि बाहर से किसी भी पार्टिकल के साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना चाहती हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, उसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा और जो नेट रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो डिक्रीज करने लगेंगे। नेट रेजिडुअल फोर्स डिक्रीज करेगा, एनर्जी में कमी आएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी वजह से जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो अपनी इस सरफेस के कांटेक्ट में आने वाले पार्टिकल के साथ एक अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ना चाहता है। इस वजह से पार्टिकल्स का सरफेस पे एक्यूमुलेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? सरफेस पर क्या होने लगता है पार्टिकल्स का बेटा? एक्यूमुलेशन होने लगता है, जुड़ने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। एंड दिस एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर इज नोन एज एडसॉर्प्शन। यस। तो ये कहता है कि जो सरफेस केमिस्ट्री है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सरफेस एंड द स्पीसीज विच आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। इसने एक चीज ये भी लिखी है कि जो प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस की वो बल्क में अलग होती है, सरफेस पे अलग होती है। रीजन है रेजिडुअल फोर्सेस। आगे देखना, यह भी कहता है कि बल्क वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, सरफेस वाले पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक टेंशन फील हो रहा है, और लिक्विड के केस में हम लोग इसको सरफेस टेंशन का नाम दे देते। ठीक है। तो देखो जी, एडसॉर्प्शन की मैं आपको बेटा डेफिनेशन बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर स्पीसीज का एक्यूमुलेशन एट सरफेस इज नोन एज क्या? एडसॉर्प्शन। बेटा कहता है कि जो स्पीसीज एक्यूमुलेट हुई हैं उनको बोला जाएगा एडसॉर्बेट, और जिस सरफेस पे एक्यूमुलेशन हुआ है वो दोज आर नोन एज एडसॉर्बेंट। समझ में आ रही है महाराज? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। ये कहता है कि अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा हो, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। ऑब्वियस ही बात है, एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस पे जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे आपका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा बेटा। सरफेस जो होता है ये आपका एडसॉर्प्शन जो होता है महाराज, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मुन्ना। डेल्टा एच नेगेटिव होएगा इसमें, और क्योंकि पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, पार्टिकल्स की रैंडमनेस में कमी आ रही है, दैट्स वाई लिखा है कि एंट्रोपी डिक्रीज करता है। ऑल राइट, जो डेल्टा एस का वैल्यू होगा बेटा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यस। एंट्रोपी को कौन बताता है? एस के साइन से दिखाते हैं। एंट्रोपी क्या बताती है? रैंडमनेस बताती है। अगर आपसे क्वेश्चन में एडसॉर्प्शन और अब्सॉर्प्शन में डिफरेंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडसॉर्प्शन होता है वो एक सरफेस फिनोमिना है, अब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। यस। सरफेस पे डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो एडसॉर्प्शन होगा, जो आपका कॉटन है वो पानी में डालोगे, कॉटन पानी को अब्सॉर्ब करेगा। तो सरफेस फिनोमेना कौन सा हुआ?
एड्सॉर्प्शन, और जो अब्जॉर्प्शन होगा बेटा वो बल्क फिनोमिना है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं पूरे बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन एड्सॉर्प्शन में पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं? सरफेस पे। अरे बहुत बढ़िया सर। एक टर्म होती है बेटा जिसको बोला जाता है जॉर्प्शन। ये किस लिए यूज होती है? अगर आपका एड्सॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहा है, दैट उस केस में हम लोग यूज करते हैं कौन सी टर्म? जॉर्प्शन। ठीक है, सारे लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे, किसी की नजर इधर से उधर नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सेशन में हम पूरी सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही आराम से मजेदार ढंग से कवर करने वाले। बेटा जो एड्सॉर्प्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फिजिजॉर्प्शन या फिर इसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है, एंड दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन, इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहा जाता है। बेटा देखना, ये जो आपका फिजिजॉर्प्शन होता है उसमें होता क्या है? ये जो सरफेस है, सरफेस का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप वैंडरवॉल फोर्स कहते हो, उसके थ्रू बॉन्डेड होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं केमिकजॉर्प्शन की, तो इसमें जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ एक आयोनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। मेरी बात समझ में आई? यस। अब खुद अपना दिमाग लगाओ, अगर इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वीक फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें एड्सॉर्प्शन की जो एनर्जी होती है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, वो लो होता है। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवॉल के कंपैरिजन में कोवेलेंट और आयनिक स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई ये जो इसमें प्रोसेस में एंथैल्पी होएगा, जो रिलीज होगा एनर्जी, वो काफी हाई होगा। एक पॉइंट और लिखा है इसने, कहता है कि ये जो प्रोसेस होगा बेटा, फिजिकल जो फिजिजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बड़े आराम से उड़ जाएगा। ये इरिवर्सिबल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर काम कर रहा है। ये जो आपका फिजिजॉर्प्शन होता है, ये लो टेम्परेचर पे फेवर करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एड्सॉर्प्शन का रेट होगा वो डिक्रीज करेगा। आपका जो केमिजॉर्प्शन है, डिफरेंस देखना, ये फेवरेबल है, हाई टेम्परेचर पे पूछा जाता है, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज करता है, लेकिन एक टाइम तक बहुत हाई टेम्परेचर के बाद एड्सॉर्प्शन इसका भी रेट डिक्रीज होने लगता है। यहां पर कहता है कि इसमें कोई अप्रिशिएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और साथ साथ अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, वो फिजिजॉर्प्शन का भी बढ़ेगा, वो केमिजॉर्प्शन का भी बढ़ेगा। दोनों केस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहां पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई वो हायर एक्टिवेशन एनर्जी कहां से मिलती है मुन्ना? हाई टेम्परेचर से मिलती है। ठीक है ना? अब क्योंकि यहां पर कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई ये जो प्रोसेस होगा वो लो टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बेटा, इसमें डिफरेंस का आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है, जिसपे जेई में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। महाराज आप आइसोथर्म से क्या समझते हो? आइसोथर्म बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा। यस, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं एड्सॉर्प्शन का रेट और प्रेशर के बीच ग्राफ ड्रॉ करूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को यहां पर दिखाया है x/m से। एक सरफेस है जो आपका सॉलिड है, उसका मास है m, और एक गैस का पार्टिकल इसकी सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो रहा है, उसका मास है x। यस, तो x/m को मैं रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कह सकता हूं। ये जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, इसका प्रेशर के साथ रिलेशन होता है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 - n, और यहां पर जो n का वैल्यू होगा बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये जो एड्सॉर्प्शन है, ये आइसोथर्म वो है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यही ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरा एक और है लैंगम्यूर, लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ना, क्योंकि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, उस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखनी है। ये वाला जो ग्राफ है, आप एक चीज देख सकते हो बेटा, हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे देखोगे अगर आप, तो हाई प्रेशर पे जो ग्राफ है वो सैचुरेट हो जाता है। मतलब हाई प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता x/m पे, किसका? प्रेशर का, है ना? और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, एक और ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है log x/m और log p का। बेटा ये जो क्वेश्चन है, इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि log x/m और log p ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो आपके सामने इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर m। आप दोनों साइड इसका log ले लीजिए, log x/m हो जाएगा। इधर आप log लोगे तो log k प्लस इसका log लोगे तो 1/n log p बनेगा। ठीक है, अगर आप log x/m आपने y एक्सिस पे रखा है और log p आपने x एक्सिस पे रखा है,
तो बेटा ये y एक्सिस पे है, y इज इक्वल टू, ये k का वैल्यू कांस्टेंट होगा 1/n log c, log आपका px एक्सिस पे है, तो बेटा जी ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहां पर जो ग्राफ का स्लोप है वो किसके बराबर आएगा, 1/n के इक्वल होएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर होएगी, log k के बराबर। इस पे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इसको ध्यान देना आप लोग। ठीक, अच्छा, ये तो मान लो सॉलिड की सरफेस पे गैस का पार्टिकल आके एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन अगर मान लो एक सॉलिड एब्जॉर्ब हो रहा है किसमें, लिक्विड में, तो उस केस में यही जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है वो ऐसे बन जाएगा, x/m इज इक्वल टू k इंटू सी की पावर 1 माइनस m। यहां पर जो c होता है वो होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन फेज में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पर सॉल्यूशन के लिए क्या डिफाइन होएगा, वहां पर डिफाइन होएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन, तो k इंटू सी की पावर 1 माइनस n, दिस इज डिफाइन फॉर किसके लिए, सॉल्यूशन फेज में एड्सॉर्प्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया बेटा, एड्सॉर्प्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कैटालिसिस। बेटा कैटलिस्ट को सारी दुनिया जानती है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अल्टर करने में काम आता है, लेकिन वो अपने केमिकल कॉम्पोजिशन और अपने मास में कोई चेंज नहीं होने देता। यह डेफिनेशन यहां पर लिखी है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, प्रमोट कर देता है, उसको बोला जाता है प्रमोटर। और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, मार देता है, उसको बोला जाएगा पॉइजन। तो प्रमोटर और पॉइजन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में, होमो मतलब सेम, अगर सेम फेज में है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तो ऐसे कैटालिसिस को बोला जाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। और अगर दोनों अलग अलग स्टेट में है तो दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बहुत ही आसान। फिर उसके बाद कहता है सॉलिड कैटालिसिस के दो फीचर्स हैं, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब समझते हो, किसी भी रिएक्शन की रेट को कितनी कैपेसिटी से वो ऑल्टर कर पा रहा है। यस, जो कैपेसिटी है, जो पावर है कैटलिस्ट का, दैट इज नोन एज एक्टिविटी। और एक और टर्म होती है जिसको बोला जाता है सेलेक्टिविटी। दैट मींस सेलेक्टिविटी का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट सारी रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, ना बाबा ना, एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज कर पाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिविटी। यस, हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट आपको काम में लेना पड़ेगा। और एक और टर्म होती है जिसको बोला जाता है एंजाइम कैटलिसिस। यहां पर जो आपका एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप पूछोगे सर एंजाइम होता क्या है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि एंजाइम एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में काम में आता है। आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैटलाइज करने वाला कौन होता है बेटा, एंजाइम होता है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। कहता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग प्लांट और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन होता है वाटर में वो कोलेड होता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जनाब। और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं एंजाइम की, तो ये कहता है कि स्पेसिफिक इन नेचर है। ऑब्वियस है, हर रिएक्शन के लिए कैटलाइज जो आपका एंजाइम होगा कैटलाइज करने के लिए वो डिफरेंट होगा। ठीक है ना, हाईली एफिशिएंट होता है। थोड़ा सा एंजाइम डालोगे ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर देता है, दैट इज एफिशिएंसी। कहता है कि जो एक आपका एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, एक टेम्परेचर रेंज और एक पीएच रेंज में ही एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट करता है। तो यहां पर आपके सामने टेम्परेचर दिया हुआ बेटा, देखो 298 से 310 केल्विन, और उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच रेंज चाहिए वो कितनी होती है, 5 to 7 होती है। इसके अलावा कहता है कि जो एक्टिवेटर्स होते हैं, एक होता है एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स। इसका मतलब क्या है, एक्टिवेटर मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, दैट इज एक्टिवेटर, और जो कम कर देता है उसको बोला जाता है इनहिबिटर या फिर पॉइजन। पॉइजन तो मारता ही है ना यार। यस, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मार देता है, कम कर देता है, उसी को आप बोल दोगे पॉइजन। क्या ये बात आपको क्लियर है यहां तक? आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी से एक काम करना है बेटा आपको। एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए आपके एंजाइम्स दे रखे हैं, वो आपको याद करने, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये चीज आपको एनसीईआरटी से देखनी है।
अगला टॉपिक जिसका नाम है कोलोइड्स। देखो, जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, उनको दो तरह से आप क्लासिफाई कर सकते, तीन तरह से सॉरी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। सस्पेंशन में बहुत बड़ी होती है। जो आपका कोलोइड होता है उसमें इन दोनों के बीच की होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलोइड्स होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस। तो जो कोलोइड्स होते हैं सीम्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। अगर आप मिल्क को देखोगे, दूध को देखोगे, तो दिखने में लगता है होमोजीनियस है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो जो वाटर होगा, आपका मिल्क होगा, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोलोइड होता है वो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है। यहां पर जैसे हम सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट को जो कम अमाउंट में होता था उसको सॉल्यूट बोलते थे, जो ज्यादा अमाउंट में होता था उसको सॉल्वेंट कहते थे। इस केस में जो कम अमाउंट में है दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। तो यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम डिफाइन किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। एक और बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर कि जो कोलोइड पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। मेम्ब्रेन आपकी एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो फिल्टर पेपर है उसमें जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है। ये छोटा पार्टिकल है, अंदर से निकल जाएगा। जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें पार्टिकल की साइज, जो पोर साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। इस वजह से जो कोलोइड का पार्टिकल होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाता। इस चीज को आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो अगला टॉपिक अपना बनता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। बेटा, कोलोइड्स को काफी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे जो पहला तरीका है क्लासिफाई करने का दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इसके बेसिस पे क्लासिफाई देखो आप 8 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। यस, आपके सामने यहां पर डिस्पर्स्ड फेज लिखा है, यह डिस्पर्शन मीडियम लिखा है। याद करो वो दिन कौन से, वो हसीन दिन। सर कौन से हसीन याद करने? अरे वो दिन जब तुम कभी क्लास 9th में हुआ करते थे, कितना बढ़िया लगता था, जो भी पढ़ाओ हर चीज समझ में आती थी। और एक आज के दिन है ना, तुम समझ रहे हो अब। तो बेटा क्लास 9th में आप सबसे पहले ये वाले टेबल देखते थे, है ना। 9th क्लास की ये टेबल है, इसको आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो स्मोक होता है उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इसमें एक चीज मिसिंग है, जब डिस्पर्स्ड फेज भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, वो वाला केस इसमें नहीं है। बिकॉज जब दोनों गैस हो जाते हैं तो वो होमोजीनियस हो जाता है, हेट्रोजीनियस नहीं रह पाता। इसी वजह से वो कोलोइड का पार्ट फिर नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ये है, एक टेबल बनी हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। ऑल राइट, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के इंटरेक्शन के बेसिस पे, उनके बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा, इस बेसिस पे हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर लायोफिलिक, सेकंड वन इज योर लायोफोबिक। लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग। जो सॉल्वेंट से प्यार करता हो, जो सॉल्वेंट लविंग हो, दैट इज योर लायोफिलिक। एंड फोबिक जिसको सॉल्वेंट से डर लगता हो, सॉल्वेंट रिपेलिंग हो, दैट इज नॉन एज लायोफोबिक। और अगर कुछ मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता है सॉल्वेंट का नाम लेते ही, वो है वाटर, है ना। तो कुछ नहीं कहा गया, अगर सॉल्वेंट की जगह मैं वाटर बोल रहा हूं तो आपको मानना ही है कि वो यूनिवर्स सॉल्वेंट की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। बेटा होता क्या है, लायोफिलिक सोल को ईज ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो बड़े आराम से बन जाता है। लिक्विड लो, पानी लो और उसमें एक सॉल्वेंट सोल्यूट ऐड कर दो, डिस्पर्स्ड फेज डाल दो, क्योंकि ये सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, इस वजह से बड़े आराम से जैसे आप शेक करोगे दोनों को, आपका कोलोइड बनके तैयार होगा। दैट इज योर लायोफिलिक। लेकिन लायोफोबिक, क्योंकि सॉल्वेंट से ये दूर भागता है, तो अगर आप ऐसे मिक्स करोगे तो फिर वो आपका कोलोइड नहीं बन पाएगा। इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ेगी।
ऑलराइट, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां सॉल्यूट फर्स्ट फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच एक अट्रैक्शन है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसको प्रेसिपिटेट करने में मेहनत लगेगी, और भाई ये आराम से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों चीजों के बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। बहुत बढ़िया बेटा, ये रिवर्सिबल होता है, और आपका जो लायोफिलिक होता है दैट इज रिवर्सिबल, एंड लायोफोबिक इज इरिवर्सिबल, बिकॉज इसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ रही है। रिवर्सिबल का मतलब आप फर्स्ट फेज डिस्पर्शन मीडियम को बड़े आराम से अलग कर सकते हो। हाइड्रेटेंट, हाइड्रेशन की बात तभी होगी जब सॉल्वेंट कौन हो, वाटर हो। बहुत बढ़िया, ये हाईली हाइड्रेटेड होता है, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है, इसके बीच एक अट्रैक्शन लग रहा है, और काफी अच्छा खासा अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब इनका जो हाइड्रेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा, और वो जो हाइड्रेशन होता है वही इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा लायोफोबिक, यहां तो दूर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है जो स्टेबिलिटी होगी वो काफी कम होगी, हाइड्रेशन काफी कम होगा। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां कहां लायोफिलिक बनता है और कहां लायोफोबिक बनता है। तो कहता है कि जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, गम हो गया, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लायोफिलिक कोलोइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यहां पर जैसे इनऑर्गेनिक, जो यूजुअली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लायोफोबिक सोल्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये वाली, जो स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है। इन पूरी स्लाइड्स में पूरा सरफेस केमिस्ट्री बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग कवर कर रहे हैं। ईमानदारी से इन स्लाइड्स को भी देख लेना, नोट्स आपको अपनी ऐप पे मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप ऑफ पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके टाइप के बेसिस पे तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलोइड्स। बेटा मल्टीमोलिकुलर का मतलब समझते हो क्या आप? मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है, वो कोलोइड वाली रेंज में नहीं होती, सो बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलते हैं, एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो एग्रीगेट्स हैं उनकी साइज कोलोइड वाली रेंज में चली जाती है। अगर इस तरह का कोई कोलोइड बना है so that will be known as multimolecular colloid, because वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने जो काफी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड सोल और सल्फर सोल इस वाली कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं मैक्रोमोलिकुलर की बात करूं तो यहां पर पार्टिकल को एग्रीगेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां पहले से ही उस मॉलिक्यूल का जो साइज है वो कोलोइडल वाली रेंज में है, उसको सिर्फ आपको एक सुटेबल सॉल्वेंट के साथ ऐड करना है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ ऐड करना है, और आपका कोलोइड बन जाएगा। वापस से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, ये तो आपके कौन से हो गए? ये आपके नेचुरल वाले हैं, और जैसे आपके पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टीरीन और सिंथेटिक रबर, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? मेन मेड कोलोइड वाली कैटेगरी में आते हैं। इस बात को आप ध्यान दें, एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसोसिएटेड कोलोइड, मिशेल्स, क्लास 10th, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, उसको आप पढ़ते थे। कोलोइड्स, ये जो मिशेल्स होते हैं इसमें भी एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलके एग्रीगेट बनाते हैं, उस एग्रीगेट को आप मिशेल बोलते हो, और वो जो मिशेल होती है उसकी जो साइज होती है वो कोलोइडल वाली रेंज में होती है। ऑलराइट, लेकिन यहां पर रोल आता है किसका? टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, दो चीजों का, किस किस का? टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का। बेटा जो अगर आपकी पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से कम है तो फिर वो कोलोइड नहीं है, वो बिहेव करता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन जैसे 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 आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हो, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव ना करके वो एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन करने लगता है और वो कोलोइड बना लेता है। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है CMC, क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और वो टेम्परेचर जिसके बाद ऐसा होता हो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर, दिखाया जाता है इसको टीके से। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी एग्रीगेट्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहां कॉन्सेंट्रेशन का रोल है, टेम्परेचर का रोल है, दैट्स व्हाई ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। ठीक है, मिशेल वाला जो पार्ट होता है उसको आपने एक बार, जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है उसको आप अपनी एनसीईआरटी से खुद पढ़ोगे। जो सोप होता है, ये जो इस तरह के कोलोइड्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, दो तरह की चीज प्रेजेंट होती है ना। एक बेटा जो एंड होता है ये वाला, ये आपका बेटा होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। यस, ये पोलर एंड होता है। और ये जो टेल होती है ये बेटा होता है हाइड्रोफोबिक। ये कैसी होती है बेटा? हाइड्रोफोबिक होती है।
नॉन पोलर होती है, ठीक है ना। तो आप एक बार क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को एनसीईआरटी से एक बार वापस देख लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसके लिए एनसीईआरटी को जरूर रेफर करें। हम लोग यहां पर इसको कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये क्लास 10th की चीज है, आप लोगों ने शायद ये पढ़ी हो। इसकी बजाय हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका है नाम है कोलिड्स को प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन ऑफ कोलिड्स, देखो 2-3 तरीके आपके सामने हैं। पहला है केमिकल मेथड्स। अभी हमने बात करी कि जो आपके कोलिड्स होते हैं कौन से वाले, लायोफोबिक, वो सिंपली इंटरमिक्सिंग से नहीं बनते, उसके लिए मुझे किसी स्पेशल केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। 2 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। अगर मुझे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 का कोलोइड बनाना है तो मुझे जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, FeCl3 के हाइड्रोलिसिस की। फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, मुझे फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड मुझे मिल जाएगा। और दूसरा है, अगर मुझे सल्फर का कोलोइड चाहिए, सल्फर सोल चाहिए, तो उसके लिए इस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट्स वाई इस मेथड को मैं केमिकल मेथड बोल रहा हूं। ऑलराइट, एक और बढ़िया टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है पेप्टाइजेशन। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, आपके पास एक होता है प्रेसिपिटेट, उस प्रेसिपिटेट को एक सूटेबल सॉल्वेंट में, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करना है और बढ़िया ढंग से शेक कर देना है। आपका वो जो प्रेसिपिटेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलोइड में। दिस मेथड इज नोन एज पेप्टाइजेशन, ठीक है। आप चाहो तो आपके सामने लिखा है, ये रहा, ठीक। कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सारा खेल इसमें इलेक्ट्रोलाइट का आता है, आगे हम लोग बात करेंगे। के बाद तीसरा जो मेथड है दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि कौन कौन से सोल को आप इस ब्रेडिक आर्क मेथड से बना सकते हो। तो इसमें लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं उनके सोल को प्रिपेयर करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, मुझे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे गोल्ड का सोल चाहिए, सिल्वर का चाहिए, मुझे प्लेटिनम का चाहिए, तो मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा। इसमें किया क्या जाता है, इसमें देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रो या आपने इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, यस। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपने क्या करना है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस करवानी है। किसकी हेल्प से आप करवाते हो, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स होता है, द इंटेंस हीट वेपराइज द मेटल। ये क्या करेगा, इस मेटल को वेपराइज करेगा, और वेपराइज करेगा तो इसके चारों तरफ देखो कहीं आइस बाथ लिखा होगा, ये रहा। ये जो आपका वाटर है ये क्या करता है, उस वेपर को वापस कंडेंस कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स। वेपर से वापस आपका कंडेंस होने के बाद एक पार्टिकल बन जाएगा और वो जो पार्टिकल का साइज होगा वो कोलोइडल वाली रेंज में होगा। इस तरह का जो कोलोइडल बना है, दैट इज जिस मेथड से बना है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये आर्क मेथड इस इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से ही इसमें नाम आया है। मेटल्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि मेटल्स को वेपराइज करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो नॉर्मल जो टेम्परेचर के मेथड्स होते हैं उससे हमें नहीं मिल पाता। दैट्स व्हाई वी यूज इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क जो होता है वो इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देता है। बहुत ही बढ़िया। अब हमने क्या किया है, कोलोइड को बना लिया है। कोलोइड में कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, उस इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए बात करेंगे हम लोग प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। प्योरिफिकेशन में 3 मेथड है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तीनों लगभग एक जैसे। डायलिसिस में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये कहां पर यूज होता है, जब डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस, जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी है अगर उसको हटाना है आपको, उसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी, डायलिसिस की। ध्यान रखना कब किस लिए यूज कर रहे हो, जो आपकी इंप्योरिटी है वो डिसॉल्व हो रखी है। तो देखो क्या करना होता है, आपको एक एपरेटस यूज करना होता है जिसको बोला जाता है डायलाइजर। ये जो डायलाइजर है इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगी होती है बाहर की तरफ, इसके अंदर आपको भर देना है आपके किसको, कोलोइड को। इस कोलोइड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो कोलोइड के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और दूसरा जो डिसॉल्व पार्टिकल होगा वो भी प्रेजेंट होगा। इधर से आप पानी आ रहा है आपका, ये जो पानी है क्या करेगा, क्योंकि आपके कोलोइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसमें जो इंप्योरिटी है, जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी है, वो इस वाटर के साथ साथ इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएगी और यहां से बाहर चली जाएगी। इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बार बार करते जाइए, तो यहां से जितने भी डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होंगे वो सारे
बाहर चले जाएंगे, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपका प्योर कोलोइड बचेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। यस, और ये जिस अपरेटस में हुआ है दैट इज योर डायलाइजर, और ये जो आपने मेम्ब्रेन यूज करी है चारों तरफ दैट इज योर डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो बेटा पानी है, वो पानी क्या कर रहा है, अपने साथ जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है उसको इसके साथ बाहर निकाल दे रहा है ना। तो वाटर का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि जो आपका ये प्रोसेस है डायलिसिस, ये काफी स्लो प्रोसेस है। अगर मुझे इस प्रोसेस को फास्ट बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके दोनों तरफ, इस डायलाइजर के दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दूंगा, है ना। एक तरफ एनोड, दूसरी तरफ कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखना, मान लो इसमें एक ऐसी इंप्योरिटी है जिसपे चार्ज है पॉजिटिव। यस, एक मान लो इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी है, एक सॉल्ट है जो इसमें डिसॉल्व हो रखा है, तो सॉल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा। यस, तो होगा क्या, जैसे आप इसमें पानी डालोगे, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और जो नेगेटिव इंप्योरिटी का जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। यहां पर वाटर भी हेल्प कर रहा है, साथ साथ ये जो आपने इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से भी जो यहां पर आपने आयोनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो नेगेटिव वाला एनोड की तरफ भागेगा और पॉजिटिव वाला पार्टिकल कैथोड की तरफ भागेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए मैंने यूज किया है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। बाकी जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला जो टॉपिक आता है दैट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चीज यही है, सिर्फ इसमें मेम्ब्रेन की जगह एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। बाकी जो प्रोसेस हो बिल्कुल सेम है। वो जो स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर होगा वो अपने थ्रू जो आपका कोलोइडल है उसको पास नहीं होने देगा, और जो इंप्योरिटी है उसमें से पास हो जाएंगे, बस। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड soluble solute present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particle। बाकी को निकलने देगा, कोलोइडल को रोक लेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इसको आपने क्या नाम दिया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहां पर ये अलग चीज आप यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने कोलोइड बनाया, फिर उसके बाद उसमें से इंप्योरिटी निकाली। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोलोइड की प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोलोइडल प्रॉपर्टी। अगर आप इसको रिलेट करो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी है, लाइक आरएसवीपी रिलेटिव लोअरिंग, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप लोगों ने पढ़ा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, है ना, जो डिपेंड करती थी किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब जब सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर पार्टिकल की साइज कोलोइडल के कंपैरिजन में कम होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो भी हाई होती है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल ने एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए हैं, और जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज करती है। इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनके कंपैरिजन में कम होती है, पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। इस पे क्वेश्चन बनता है, टिंडल इफेक्ट जो है वो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी कोलोइड के थ्रू लाइट बीम की बीम पास करोगे, वो जो कोलोइड है उस पूरी लाइट का जो पाथ है उसको विजिबल बना देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बिकॉज वहां पार्टिकल की साइज काफी छोटी होती है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है वो है कलर। जो आपके कोलोइड्स होते हैं उनका कलर होता है डिफरेंट। ये किसकी वजह से होता है, जो कलर होता है बेटा वो क्या होता है, जिस कलर की लाइट को स्कैटर किया है, जिस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कोलोइड होगा वो कलर शो करेगा, है ना। तो इसने ये लिखा है कि ये जो डिपेंड करता है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्शन पार्टिकल। अब ये बात आती है कि ये जो जिस वेवलेंथ को स्कैटर किया है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बेटा साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। जो आपका कोलोइड है वो किस तरह का है, साथ साथ उसकी साइज किस तरह की है, इसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को
स्कैटर करेगा, इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कोलॉइड्स का जो कलर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो कलर होता है बेटा वो डिपेंड एक और चीज पे भी करता है कि आप उस कोलॉइड को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो, है ना। आपने कौन सी लाइट को ऑब्जर्व किया, इसके अकॉर्डिंग भी उसका कलर चेंज होता रहता है। एक अगला टर्म आता है जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन का मतलब समझते हो कि जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो रैंडम जिगजैग मोशन में रहते हैं, और ये जो रैंडम जिगजैग मोशन है बेटा, ये जो रैंडम जिगजैग मोशन है, दिस रैंडम जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोमेंट, है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज कि कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं उस पर हमेशा एक चार्ज होता है, और इसी चार्ज की वजह से दो कोलॉइड पार्टिकल आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, बड़ा एग्रीगेट नहीं बना पाते और सेटल डाउन नहीं हो पाते। और वो चार्ज है ना सब पे सिमिलर रहता है ना। सिमिलर चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो दो पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाएंगे। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नजदीक आ गए, मिल गए, उनका मिलन हो गया तो एक बड़ा एग्रीगेट बन जाएगा जिसकी साइज कोलोइडल से बड़ी हो जाएगी, सस्पेंशन में चला जाएगा और फिर वो ग्रेविटी की हेल्प से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन आपका कोलॉइड सेटल डाउन नहीं होता, दे आर स्टेबल। अब देखो एक टेबल बनी हुई है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज सोल की। ये जो टेबल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। कई बार तो इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार इस टेबल की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। मैंने नोट्स में इंक्लूड करी है, टेबल को अच्छे से एक बार आप देख लेना बेटा, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, कोलॉइड को यहां भर रखा है, कोलॉइड पार्टिकल पे एक चार्ज होगा, यस, मान लिया नेगेटिव चार्ज है। आपने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक करंट आपने यहां से पास किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया इसके एंड्स के थ्रू, एक तरफ कैथोड एक तरफ नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, मान लो जो कोलोइडल पार्टिकल है उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो वो जो सारे पार्टिकल हैं नेगेटिव वाले वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, एनोड की तरफ। तो ये जो कोलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट है बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक और टर्म होती है छोटी सी जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखो होगा क्या, अगर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक दिया, मतलब आपके जो पार्टिकल्स हैं वो रुक गए उनका मूवमेंट, तो होगा क्या, इट इज ऑब्जर्व दैट अब की बार डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल है वो मूव करने लगते हैं, है ना। कौन मूव करने लगेगा बेटा, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल मूव करने लगेंगे, और उस केस में इस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका कोलोइडल पार्टिकल वो मूव करता है, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है वो मूव करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगली प्रॉपर्टी, अरे ब्राउनियन मोमेंट तो हो चुका है भाई, जिगजैग मोशन जो होता है उसको हम ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं। और ये जो मोशन है बेटा बेटा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कोलोइड पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है नेचर से, डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल। जितनी बड़ी साइज होगी पार्टिकल की उसका मूवमेंट उतना स्लो होगा, और साथ साथ एक और चीज पे डिपेंड करेगा जिसका नाम है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना ज्यादा, आपके पार्टिकल की मूव करने की टेंडेंसी भी उतनी कम हो जाएगी। यस, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखो बेटा, अगला जो टर्म है दैट इज योर कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान दें। हाँ, कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग डाउन जो होती है किसी भी कोलोइडल का, उसको बोला जाएगा बेटा क्या, कोगुलेशन। अब कोगुलेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो, देखो कुछ तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हो, अभी आपने कहा इलेक्ट्रोफोरेसिस में होगा क्या, सारा का सारा जो चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ, कोलोइडल पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। जब उस पे कोई चार्ज नहीं हुआ तो वो आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। वो जो चार्ज था, सिमिलर चार्ज, वो पार्टिकल को अलग अलग रखे हुए था, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, बड़े आपके एग्रीगेट नहीं बन सकते, सेटल डाउन नहीं होते थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से चार्ज खत्म हो जाएगा वो, और वो आपका जो कोलोइड होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। दो ऑपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स कर दो, एक कोलोइड जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोलोइड जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ऐड कर दो, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज खत्म, सेटल डाउन हो जाएंगे। बॉइलिंग से भी कर सकते हो, डायलिसिस से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने डायलिसिस बहुत बार बार किया तो जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो भी बाहर निकलता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी वहां से बाहर चला जाएगा, और चार्ज खत्म हो गया तो फिर वो भी सेटल डाउन हो जाएगा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना।
इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी आप किसी भी कोलॉइड को प्रेसिपिटेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट से कैसे होता है? सोच के देखो, आपका एक कोलॉइड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कोलॉइड के पार्टिकल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। आपने उसमें NaCl ऐड कर दिया, NaCl प्रोड्यूस करेगा Cl माइनस। वो Cl माइनस क्या करेगा? उस कोलॉइड का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोलॉइड का चार्ज खत्म, सेटल डाउन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां से एक रूल आया, हार्डी-सूजे रूल। ये कहता है कि पार्टिकल पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी कोगुलेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, है ना। दिस इज नॉन एज हार्डी-सूजे रूल। जैसे मान लो एक कोलॉइड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक कोलॉइड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसका कोगुलेशन कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इनमें से किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा, आप बोलोगे Al3+। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, किसी उसका चार्ज जितना ज्यादा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी कोगुलेट करने की पावर बहुत ही ज्यादा होगी। वैसे अगर मान लो आपका एक सोल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कोलॉइड जो है उस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नेगेटिव। देखो एक नेगेटिव आयन ये वाला है, दूसरा PO4 3- है, तीसरा SO4 2- है। बेटा किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा? FeCN6 4- का। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी पावर उतनी ही ज्यादा। एंड इसी को आप लोग कहते थे क्या? कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू मतलब कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है किसी भी कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए, है ना। जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा दैट इज योर कोगुलेशन वैल्यू। तो ऐसे कह दूं कि अगर कोगुलेशन वैल्यू कम है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट डालते ही कोगुलेट हो गया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का जो पावर है वो उतना ही ज्यादा है। देखो इसने लिखा भी है, जितना कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगा कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। कोगुलेटिंग पावर मतलब प्रेसिपिटेट करने की पावर। तो अगर मान लो थोड़ा सा डाला और प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। और अगर मान लो प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी पावर कम है, वो कम एफिशिएंट है। एज सिंपल इज दैट। यस। अब देखो एक चीज और, एक टर्म आती है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। एक आपका कोलॉइड है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, एक लायोफोबिक कोलॉइड है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है कोगुलेशन से। तो आपको क्या करना होता है, वो जो लायोफोबिक कोलॉइड है उसमें एक लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर दो। लायोफिलिक कोलॉइड क्या करता है, इस लायोफोबिक के चारों तरफ एक लेयर बना देता है। अब जैसे इसने लेयर बना दी, जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डायरेक्ट कांटेक्ट इसके साथ नहीं हो पाएगा, है ना। इस वजह से ये जो अंदर वाला लायोफोबिक कोलॉइड है ये बच जाएगा प्रेसिपिटेशन से। दिस इज नॉन एज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, है ना। मेरी बात समझ में आई आपको? किसका प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, कौन अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है ना। किसी भी आपका लायोफोबिक कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करने से बचाना है तो उसमें हम ऐड करते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। अब वो जो लायोफिलिक कोलॉइड है उसकी पावर कितनी ज्यादा है, प्रोटेक्टिंग पावर कितनी ज्यादा है, वो डिफाइन होता है एक नंबर से जिसको बोला जाता है गोल्ड नंबर, है ना। ये जो गोल्ड नंबर है इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। एज इट इज आपको इस डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, क्या है, कैसे काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर गोल्ड नंबर ज्यादा है तो लोअर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर। वो बिल्कुल सेम वही चीज है। कोगुलेशन वैल्यू ज्यादा, प्रोटेक्टिंग पावर कम। गोल्ड नंबर ज्यादा, कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा, उसकी कोगुलेटिंग पावर कम। वैसे गोल्ड नंबर जितना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर उतनी कम। इस बात को आप ध्यान रखें। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आप याद कर लेना, एज इट इज यही डेफिनेशन होती है। अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जहां 1 ml लिखा है मतलब वो 1 ही रहेगा, जहां 10% लिखा है वो 10% ही रहेगा, जहां सोडियम क्लोराइड लिखा है वहां सोडियम क्लोराइड ही रहेगा। अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो उस गोल्ड नंबर को आप याद रखें। इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए, आपको गोल्ड नंबर दे देगा डिफरेंट डिफरेंट कोलॉइड्स का और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसका कोगुलेशन पावर ज्यादा होगा, ठीक है, या किसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इमल्शन। देखो इमल्शन किस केस को कहते हो, जब आपका फर्स्ट फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है तो जो आपका कोलॉइड बनता है दैट इज योर इमल्शन। इमल्शन दो तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल, ठीक है। जब मैं कहता हूं ऑयल इन वाटर, इसका मतलब जो ऑयल है वो डिस्पर्स हो रखा है वाटर में, डिस्पर्शन मीडियम है वाटर और डिस्पर्स फेज है वाटर ऑयल, और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा वाटर इन ऑयल, ठीक है। कहता है कि जो इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर
वो अनस्टेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, ऑयल और वाटर की आपस में बनती नहीं, वो दोनों अलग अलग लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने तो कहा कि जो कोलिड होता है वो स्टेबल होता है। अब होगा क्या, वो स्टेबल तभी होगा जब ये जो दोनों लेयर हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए। अब ये आपस में तो कांटेक्ट में आ नहीं रही, तो हमें एक थर्ड पार्टी एजेंट यूज करना पड़ता है। वो थर्ड पार्टी एजेंट क्या करता है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने का काम करता है। और वो जो थर्ड पार्टी एजेंट है जो इस इमल्शन को क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है, दैट इज योर नॉन एज इमल्सिफाइंग एजेंट, है ना। अब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ये दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया है किसके लिए कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट होगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, ऑयल इन वाटर के लिए ये, वाटर इन ऑयल के लिए ये आपको डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है। बेटा ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें आपको कुछ चीजें इंफॉर्मेटिव करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। कोलॉइड जो होते हैं अपने चारों तरफ, आपने देखा होगा जो स्काई होता है उसका जो ब्लू कलर होता है किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। यहां पर कोलॉइड यूज होता है, फॉग, मिस्ट, रेन सारी दुनिया जानती है। फूड पार्टिकल्स, ये जो आपकी मिल्क होता है, मिल्क अपना एक कोलॉइड है, बटर, हलवा, आइसक्रीम, ये सारे के सारे कोलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड होता है, हमने बात करी थी, वो एक अच्छा कोलॉइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ये भी, इसमें भी आपके कोलॉइड की एप्लीकेशन काम में आती है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। हालांकि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, कोई जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमारा पार्ट है तो हमने इसको देख लिया। एप्लीकेशंस आपके सामने लिखी है। जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन, आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें चिमनीज लगी होती हैं। चिमनीज के अंदर एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगी होती है जो क्या करती है, जो स्मोक आया, स्मोक आपका चार्ज्ड होगा, कोलॉइड है, चार्ज है, वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने सरफेस पे। इस वजह से बाहर जो निकलेगा सिर्फ हीट निकलेगा, जो स्मोक है वो अंदर रह गया, चिमनी में प्रेसिपिटेट हो गया, जो आपका एनवायरनमेंट होगा वो पॉल्यूट नहीं होगा। तो ऐसी एप्लीकेशन होती है। ड्रिंकिंग वाटर को, आपको वाटर को अगर प्योरीफाई करना है उसमें भी आप इस चीज को काम में ले सकते हो। मेडिसिन हो गया, टैनिंग ऑफ लेदर हो गया, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैंने यहां पर लिखी है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो, हालांकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। अभी आपका टारगेट बोर्ड वाला है नहीं, अभी आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन को चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमने जो चैप्टर है उसको फिनिश कर दिया। हालांकि कुछ चीजें जो मैंने आपसे बोली हैं कि आप इसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से याद करो, तो बेटा उसको आप एनसीईआरटी से याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेटिव चीज है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। उसमें मैं पर टेबल भी बना दूंगा, रिएक्शन भी लिख दूंगा, तब भी आपको अल्टीमेटली उसको, है ना, घटक लेना है। ठीक है, चलिए फिर आज का जो सेशन है अपना सरफेस केमिस्ट्री का वो हो गया खत्म। और ये आपको एक अच्छा रिवीजन देगा अगर आपने ईमानदारी से ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले, तो है ना। पहली बार कोई सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ऑब्वियस उसको ज्यादा कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैंने जो नोट्स हैं वो अच्छे से बनाए हैं, ताकि अगर आप एज ए शॉर्ट नोट्स भी इनको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ये जो आपकी स्लाइड्स हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट्स कहां मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे, फिजिक्स वाला की ऐप पे जाइए और उसमें अपने नोट्स ढूंढ लीजिए। माइंड मैप सीरीज में सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। 2 लाइन छोटी सी आपके लिए है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। क्या कहता है कि सोचने से कहां मिलते हैं, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो बेटा चलते रहिए, चाहे रास्ते में कितने भी रुकावट आए, एक के बाद एक के बाद एक बाद। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो सारी रुकावट दूर होती जाएगी और आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगली सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। ओके फिर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।